गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप सबको क्लास 10th होम साइंस का 6th चैप्टर पढ़ाऊंगी। यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड दो चैप्टर पढ़ा चुका है। आपके सिलेबस से इस बार ये तीसरा और चौथा चैप्टर कट कर दिया गया है क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पा रही इसके खातिर कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए। फिफ्थ चैप्टर मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। अभी मैं आपको खंड दूसरा स्वास्थ्य रक्षा का पहला चैप्टर जो 6th चैप्टर है जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग एवं शुद्धिकरण, इसमें से भी आपका शुद्धिकरण जो है वो कट कर दिया गया है कि हम लोग को जो घरेलू उपयोगों द्वारा या किसी उसके द्वारा जो शुद्ध करना था पानी को, अशुद्ध जल को, वो हमारे सिलेबस से कट कर दिया गया है। तो जल प्राप्ति के स्रोत और उपयोग हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे 6th चैप्टर में। आइए देखते हैं क्या है कि अब अभी हमारा चैप्टर है जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग एवं उपयोग। यहाँ पे प्रस्तावना क्या है? परीक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि भोजन के बिना मनुष्य लगभग 40 दिन तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के प्रभाव में वह अधिक से अधिक 6 दिन तक ही जीवन धारण किए रह सकता है। वास्तव में मानव शरीर की मुख्यतः जल से बना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बिना खाना खाए कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति 40 दिन तक जीवित रह सकता है, पर बिना पानी पिए, बिना पानी के वो 6 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। तो इसलिए जल ही जीवन है कहा गया है, जो हमें जिंदा रहने के लिए या जीने के लिए पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। तथा यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दिया है कि हमारे शरीर का 3/4 भाग जल है, अतः शरीर की जल की आवश्यकता जल पीकर पूरी की जा सकती है। हमारा शरीर जो है उसमें 1/3 यानी 4 में से 3 हिस्सा जल का होता है, और उस जल की पूर्ति किससे होती है? पानी पीने से होती है। ये प्रस्तावना थी आपकी कि जल हमारे जीवन में किस तरीके से महत्वपूर्ण योगदान है। अब है जल का स्वरूप। जल का स्वरूप का मतलब है जल कैसा दिखता है, क्या है, कैसे। तो यहाँ पे अब देखते हैं जल कहते किसे हैं। प्राचीन काल में जल को एक तत्व माना जाता था, परंतु वैज्ञानिक खोजों से यह भी सिद्ध हो गया है कि जल कोई तत्व नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा तत्व और यौगिक क्या होते हैं। पहले जल को क्या कहा गया था? तत्व। परंतु अब क्या कहा जाता है? बहुत सी खोजें हुई, सिद्ध किया गया कि जल तत्व ना होकर एक यौगिक है। यौगिक किसे कहते हैं? जब कोई भी दो या दो से अधिक अणु मिलकर यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? जल में 2 अंश हाइड्रोजन एवं 1 अंश ऑक्सीजन का होता है। आपको जल का सूत्र पता होगा कि जल का सूत्र होता है H2O। तो 2 अणु, यहाँ पे 2 है, 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु ऑक्सीजन के होते हैं। तो यौगिक किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर क्या बनाते हैं, किसका निर्माण करते हैं? हमारा यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे 2 अणु हो गए, एक हाइड्रोजन और दूसरा अणु ऑक्सीजन है। ये दोनों मिलकर क्या बनाए? एक यौगिक बनाए, जिसे कि H2O जल कहा जाता है। तो जल में 2 अंश हाइड्रोजन और 1 अंश ऑक्सीजन का होता है। सबसे पहले इंग्लैंड के कैंडिश नामक रसायन शास्त्री ने यह खोजा था कि जल कोई तत्व नहीं है, वरन यह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस के मिश्रण से बनता है। जल हमें प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होता है, लेकिन पृथ्वी पर आते आते उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां मिल जाती हैं, जिससे जल अशुद्ध हो जाता है। तो ये किसने खोज की थी इसकी कि जल तत्व नहीं बल्कि यौगिक है? इंग्लैंड के कैविडिस नामक रसायन शास्त्री ने इसकी खोज की थी। ये याद रखिएगा, एक प्रकार का आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि इन्होंने खोजा था कि जल तत्व नहीं और यौगिक है, और ये 2 अणुओं से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और, जिसमें 2 अणु हाइड्रोजन के और 1 अणु ऑक्सीजन के होते हैं, जिसका सूत्र क्या है जल का? H2O। इसे हम क्या कहते हैं? जल कहते हैं। तो हमारे जो प्रकृति से जो हमें जल मिलता है, जैसे बारिश का जल हो या जो भी प्रकृति से जल होता है हमारा, वो क्या होता है? शुद्ध होता है। पर ऊपर से, जैसे एक हिसाब से आप वर्षा ही मान लीजिए, बारिश पर ऊपर से नीचे आते आते बहुत ही मीलों की दूरी है, उसमें क्या होता है? जो शुद्ध जल होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिल जाती हैं नीचे पृथ्वी पर आते आते। तो इस प्रकार से जल क्या होता है? अशुद्ध हो जाता है। उसी जल को शुद्ध करने की बहुत सारी विधियां दी गई थी, जो कि आपके इस बार के सिलेबस में कट कर दी गई हैं। अब क्या है? जल के 3 स्वरूप होते हैं। ये आप लोगों ने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा कि जल के 3 स्वरूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप यहाँ देखिए, ठोस, द्रव और वाष्प। ठीक है,
ये 3 स्वरूप होते हैं, यानी जल के ये 3 रूप होते हैं। सबसे पहला ठोस होता है। ठोस क्या होता है? जल के ठोस रूप को क्या कहा जाता है? बर्फ। यदि जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान पर लाया जाए तो जल ठोस रूप में बदल जाता है। बर्फ वायुमंडल की ऊष्मा के कारण पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है। ये पता है, अगर हम जल है, पानी है, उसको अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका तापमान अगर हम कम करते हैं तो वो क्या हो जाता है? जमकर बर्फ बन जाता है। जैसे कि फ्रिज में हम पानी रखते हैं और उसका टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। कम करते हैं तो 0 डिग्री पे जाके वो क्या बन जाता है? बर्फ। फिर अगर हम क्या करते हैं, 0 डिग्री से अगर उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है या 80 कैलोरी ऊष्मा को निष्कासित करता है तो वो क्या किस में हो जाता है? दूसरी अवस्था आपकी किस में? पहली वाली अवस्था वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। फिर अगर इस द्रव को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में परिवर्तित करने के लिए 536 कैलोरी ऊष्मा की ज़रूरत होती है, इसको करते हैं तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में। तो ये समझिए, अगर हम ठोस, सबसे पहला जल है, जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ठोस में। फिर ठोस को अगर हम 100 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। फिर द्रव को हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर परिवर्तित करेंगे, ऊष्मा देंगे तो वो क्या होता है? हमारा वाष्प में परिवर्तित होता है। फिर अगर उसे हम ठंडा करेंगे 0 डिग्री पे तो वो द्रव में होगा, फिर द्रव से ठोस में होगा। तो ये 3 स्वरूप होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस से द्रव, द्रव से गैस। या उसे ठंडा जब किया जाएगा 0 डिग्री पे तो वो वाष्प से जो हमारा द्रव में, द्रव से ठोस में, इस तरीके से ये अपने रूप जो है वो परिवर्तित करते हैं। तो ये 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस जल के, जो H2O है आपके। और फिर आगे क्या है? मानवीय शरीर में जल का अंश। अभी यहाँ पे आपने ऊपर आपको बताया गया था कि जो जल है 3/4 भाग जल जो है वो मनुष्य के शरीर में होता है। ऊपर आपने देखा होगा कि हमारे शरीर का 3/4 भाग जल है, अतः शरीर की जल की आवश्यकता जो होती है वो जल पीकर पूरी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने प्रतिशत जल जो है किसमें होता है। यहाँ पे देखिए, शरीर के अंग है, रक्त, ब्लड आप जानते हैं, वृक्क, मस्तिष्क, यकृत, मांसपेशियां, अस्थि, ये सारे क्या है? आपके बॉडी पार्ट्स हैं। बॉडी पार्ट्स में कितने जल की मात्रा कितनी हुई? रक्त, यानी आपका ब्लड तरल क्यों होता है? क्योंकि उसमें 80% मात्रा जल की होती है। वृक्क में 83%, मस्तिष्क आपका जो है उसमें 75%, यकृत जो है वो 75%, मांसपेशियां जो है 75%, अस्थि जो है वो आपकी 30%। तो इस तरीके से मात्रा दी गई है, आपके शरीर के अंग दिए गए हैं और यहाँ पे जल। तो इस तरीके से बताया गया है कि हमारे कौन कौन से अंग में कितने प्रतिशत मात्रा जल की होती है। तो इसलिए अगर इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा कि 3/4 भाग जो है वो हमारे शरीर में जल का होता है। तो इसलिए जल हमारे जल ही जीवन है, इसीलिए कहा गया जल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। फिर आगे अब क्या है इस चैप्टर में आपका? जल की उपयोगिता। जल की उपयोगिता। अब आप जानते हैं कि जल की उपयोगिता यानी जल हमारे लिए तो आवश्यक है ही, जल कहाँ कहाँ पर किस तरीके से यूज़ होता है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला है, मानव शरीर के भार का लगभग 3/4 भाग जल का है, जो अभी पहले बताया गया है। जितना भी आपका वेट होगा उसके अकॉर्डिंग 3/4 भाग आपका जल का होता है। दूसरा क्या है? जल की सहायता से ही शरीर में पाचन क्रिया संपन्न होती है। जल विभिन्न पाचक रसों का निर्माण, पचे हुए तत्वों का अवशोषण करता है। यानी यहाँ पे क्या बता रहा है कि पाचन क्रिया। पाचन क्रिया किसे कहते हैं? जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा क्या होता है? खाना पचता है। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे जूसेस जो निकलते हैं वो किसके द्वारा ही? जब वो जल हमारे शरीर में होगा उसके द्वारा ही वो क्या करते हैं? हम जो खाना खाते हैं और जो पाचक रस का निर्माण होता है जल के द्वारा ही, तो वो खाना हमारा पाचक रस के कारण पचता है और ये पाचक रस जो होते हैं वो जल के द्वारा बनते हैं। तो इसलिए भी उपयोगी है। तीसरा क्या है? शरीर में उत्पन्न विकारों को पसीने एवं मूत्र के रूप में बाहर निष्कासित करता है। तो ये पता ही होगा कि जो पसीना भी निकलता है उसमें बहुत सारे कीटाणु या जो होते हैं हमारे पोर्स में गंदगी जम जाती है, वो पसीने के द्वारा बाहर निकलती है और मूत्र के रूप में भी बाहर निकलती है। तो इस तरीके से जल से ही हमारा इन सब कार्य होते हैं। फिर चौथा है, पसीने के रूप में शरीर की गंदगी ही नहीं बल्कि शरीर की अतिरिक्त ऊष्मा भी निकलती है, जिससे शरीर का तापक्रम समान रहता है।
ये भी बताया गया, अभी बताया कि पसीने की किससे क्या होती है, शरीर की गंदगी निकलती है और उसके अतिरिक्त ऊष्मा भी, आपने ये पढ़ा होगा या ये जान लीजिए कि जब हमारा पसीना निकलता है तो आप देखेंगे कभी भी जब पसीना निकलने के बाद बॉडी हमारी ठंडी हो जाती है शरीर, तो ये क्या होता है कि जो कुछ ऊष्मा जो होती है हमारे शरीर की वो भी पसीने के द्वारा बाहर निकल जाती है, तापमान कुछ कम हो जाता है जिससे हमारे शरीर का। तो इस तरह ये फिर रक्त को तरल बनाकर शरीर को परिभ्रमण के योग्य बनाता है। रक्त में कितना प्रतिशत आपका था, 80% शायद, यस। और रक्त में जो है क्या है, 80% जल होता है। 80% जल के कारण ही रक्त कैसा होता है, तरल यानी कि द्रव के रूप में होता है, और वो तरल रूप में होने के कारण ही हमारे शरीर में जो है पूरे शरीर में चक्कर लगाता है, यानी आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, तो वो जल के कारण। तो ये जल की उपयोगिता है 5, ये आप याद करेंगे। बाकी आगे है दैनिक कार्यों में जल की उपयोगिता, सामुदायिक कार्यों में जल की उपयोगिता, ये आप पढ़ लेंगे। दैनिक कार्यों में जैसे कि आप दिन भर में कौन कौन से ऐसे काम करते हैं, दिनचर्या आपकी है जिसमें जल की उपयोगिता होती है। और सामुदायिक यानी कि बहुत सारे बाहर के कार्य भी जो होते हैं उसमें भी क्या होती है, हमारी जल की उपयोगिता होती है। तो ये आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आपका जल की प्रस्तावना यानी जल क्या है, जल की उपयोगिता, जल के स्रोत, जल का स्वरूप, जल का स्वरूप ये आपने पढ़ा इतना। इसके बाद आगे मैं आप लोगों को जल का संगठन या यही चीज़ है, आगे है जल प्राप्ति के स्रोत। जल प्राप्ति के स्रोत पढ़ाऊंगी आपको। ये आपके कोर्स में है कि जल हमारा किन किन माध्यम से कैसे कैसे हम यानी ऊपर से लेकर या जो प्रकृति ने हमें दिया है उससे लेकर पृथ्वी पर किस तरीके से हमारा जल आता है और शुद्ध से अशुद्ध हो जाता है। तो आगे मैं आपको जल प्राप्ति के स्रोत पढ़ाऊंगी। थैंक यू।